और मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नवनीत राणा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं यही कहूंगी कि देर आए पर दुरुस्त आए। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत देरी कर दी रिजाइन देने के लिए। ये तो उसी वक्त दे देना चाहिए था जब उनके 1 वर्षों से उनके खेमे में जो प्रॉब्लम्स चालू थी, जो आपस में मतभेद चालू थे, वो उसी वक्त उन्होंने रिजाइन दे देना चाहिए था। क्योंकि जो सीनियर पार्टी के लीडर्स थे वो इतने साल तक बाला साहब के साथ काम किया, सतरंजियां उठाई, नगर सेवक बने, कॉर्पोरेटर बने, जिला परिषद सदस्य बने, विधायक बने, यहाँ तक पहुंचे। उनकी जो कैपेसिटी थी उनको पीछे छोड़कर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। सबसे पहली बात, बेईमानी का घड़ा कहीं ना कहीं फूटता है सर, और आज वो फूटा है। बीजेपी के सपोर्ट से, मोदी जी के बैनर तले, जिन्होंने 2014 भी जीता, 2019 भी जीते, जिनके कोई विधायक नहीं थे वो विधायक चुन के लाए, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लाए, और उनके ही पीठ पे खंजर खोद के खुद सीएम बन गए। ये तो घड़ा फूटना ही था सर। और बाकी जो रहा काम था वो हमारे हनुमान चालीसा से, और हम हनुमान जी ने कर दिया। मैं वही पूछने वाला था आपसे नवनीत जी, मैं वही आपसे पूछने वाला था कि अब आप हनुमान चालीसा पढ़ पाएंगी वहां? सर मैं वही कह रही हूँ, अब महाराष्ट्र में कोई भी हमारे हिंदुत्व विचारधाराओं के लिए कोई किसी को मनाही नहीं की जाएगी। किसी के ऊपर देशद्रोह नहीं लगाया जाएगा, किसी को लॉकअप में और जेल में नहीं भेजा जाएगा। आज उनका सत्कार और अभिनंदन ही महाराष्ट्र में होगा। जब कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र गए थे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने, उन्होंने कहा था, उनके मुख से वाक्य आया था कि महाराष्ट्र को ये बनाएंगे, राम भगवान की भूमि बनाएंगे। तो मैं वही बोलती हूँ, उनके मुख्य से सत्य हो गया और राम भगवान ने वही किया। राम भगवान को मानने वाले जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे और राम भूमि महाराष्ट्र बनेगी। ठीक है। और ये लोग जो यहाँ पर बेरोजगार हैं, किसान हैं और मजदूर लोग हैं, जिनकी परिस्थिति 2.5 वर्षों में मुख्यमंत्री की वजह से वो एकदम साइड में आ गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी नवनीत राणा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर ये कि शिवसेना के नेताओं का राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर राजभवन पहुंच गए हैं। ये देखिए राजभवन का ये गेट आप देखते हैं, आपके सामने जो है ये महाराष्ट्र में मुंबई में राजनिवास राजभवन का जो गेट है, और यहां पर तमाम नेता शिवसेना के पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे बस कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, भगत सिंह कोश्यारी से, और अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर वो सौंप देंगे। तो उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा वैसे तो दे दिया है, लेकिन मातोश्री के बाहर जाके वो कोई डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में उद्धव जी ठाकरे गए नहीं। अच्छा, आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, सरकार बनती वो वापस होगा क्या? पहला काम ये होगा? नहीं, मुझे लगता है कि मैं न्यायालय में लड़ाई लड़ रहा हूँ। झूठा मुकदमा मुंबई के सीपी के माध्यम से कराया था। हमें अहंकारी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने घर में डिटेन किया, लॉकअप में डाला, जेल में डाला, पावर का पूरा दुरुपयोग किया उन्होंने। पर मुझे लगता है कि 40 एमएलए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने पे अगर हिंदुत्व का विचार लेके एकनाथ शिंदे जी के साथ जाते हैं तो बजरंगबली की ताकत, श्री राम भगवंत की ताकत उन्हें मालूम पड़ी है, और उन्होंने ही हनुमान भक्त राम भक्त ने उन्हें सबक सिखाया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 15 एमएलए जो उनके साथ है वो भी एकनाथ शिंदे जी के संपर्क में। अच्छा, आप सरकार को सपोर्ट देंगे, मंत्री बनने की उम्मीद है आपको? मैं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हूँ। राज्य में एक अच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसा। और हमारे साथ इस वक्त दीपक केसरकर जुड़ गए हैं। दीपक केसरकर का सीधे मैं रुख करना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, प्रवक्ता हैं आप। दीपक जी, उद्धव ठाकरे साहब का इस्तीफा हो गया? हाँ, इस्तीफा हो गया है। ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। ये जो संजय राउत का एक ये था सपना, वो आज पूरा हो गया है। उन्होंने इतना डैमेज किया उद्धव साहब को, रोज उठ के 9 वैसे ही बजते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ जो भी बोलते थे, और इनको बोलने के लिए कौन मजबूर कर रहा था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उससे केंद्र और राज्य के बीच में और ये दूरी कम हो सकती थी। लेकिन जो एमएलए के घटक पक्ष थे उन्होंने उसमें ये डाला कि उन्होंने ऐसा किया कि हमारे एमएलए को
हराने की कोशिश वो करने लगे, हमारे एमपी को हराने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी हम लोग साहब को बोल रहे थे तो साहब तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते थे, और जब भी बोलते थे उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। इसलिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम टू दिस स्टेज। सो नाउ ऑनवर्ड। दीपक जी, जो बात आपने हाँ। कह दी उससे कहीं बीजेपी वाले नाराज ना हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कही गई, आपने कहा कि मैं खुश नहीं हूं इस्तीफे से उद्धव ठाकरे के, क्या तो बीजेपी वाले नाराज भी हो सकते हैं। बीजेपी वाले नाराज क्यों हो जाएंगे? मैंने तो ऐसे बोला है कि राउत जी मोदी साहब के खिलाफ जो स्टेटमेंट कर रहे थे वो किसी को भी मंजूर नहीं था, क्योंकि एक विचारधारा से है। चाहे आप इकट्ठा नहीं रहे, लेकिन आपको बुरी बात क्यों करनी है, ये मेरा सवाल है जी। अच्छा, संजय राउत कह रहे हैं कि आप लोगों ने औरंगजेब वाला काम किया है, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अरे संजय, वो कुछ भी बोलेंगे, उनकी तो जबान ही ऐसी है कि अच्छे को वो खत्म कर देंगे, अच्छी पार्टियों को वो खत्म कर देंगे। और उन्हीं के कारण आज इस स्टेज पे आ गए कि जो जिस आदमी को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़ा रहने का हम पे आज ये आ गया है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, संजय राउत की वजह से, और जो सहयोगी पार्टी थी उनकी वजह से हुआ है। इसके लिए बिल्कुल जवाब ये नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को क्या अभी भी आप अपना नेता मानते हैं? फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? हम तो उनको हमेशा नेता मानते आए हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने नेता तो एकनाथ शिंदे है ना, लेकिन दीपक जी, एकनाथ शिंदे है ना आपके नेता। अरे कल का मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए ना। मैंने बोला था कि आज भी आप एमवी के साथ से निकल जाइए, हम लोग मुंबई आ जाएंगे। मैंने सीधा स्टेटमेंट दिया है, और कल वो खत्म हो गया तो हमने भी अपना डिसीजन ले लिया है कि हमको वोटिंग करना है। ठीक है, खिलाफ। तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी दीपक केसरकर साहब, क्या आप लोग तय करने वाले हैं? आगे क्या करेंगे आप लोग? हेलो जी जी, मैं पूछ रहा हूं कि आगे क्या स्ट्रेटजी अब आप लोगों की होने वाली है, क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारी मीटिंग होगी पहले तो श्री साहब के नेतृत्व में, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे चल के क्या करना है। और बाद में वो बात कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, चाहे वो देवेंद्र जी फडणवीस हो, अन्य नेता हो, वो तो आगे वाली बात है। लेकिन आज पहले हम लोग मिलने वाले हैं और शिंदे साहब डिसाइड करने वाले हैं कि आगे चल के क्या करना है। हम तो अभी फ्लैट से उतरे, हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए जाने वाले थे। जी जी। अच्छा, डिप्टी सीएम के लिए आप लोग चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे बने उप मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो ऐसी बात है कि शिंदे साहब को हमने पूरी अथॉरिटी दे रखी है, वो जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। और हिंदुत्व का जो विचारधारा है उसके साथ वो पहले से थे। और हमारी जो पार्टी है असेंबली में, वो तो हमारा ही गुट है ना, उसमें तो वी आर मोर देन 2/3। और वो बोल रहे हैं शिंदे साहब को निकाल रहे हैं, हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो ये कोई सही बात नहीं है। ये सब एक साजिश थी हम लोगों को उद्धव साहब से दूर लेने की, और उसमें वो लोग कामयाब हो गए। अच्छा, आपका अभी भी उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत जबरदस्त सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है इस बातचीत के दौरान। आप सिर्फ और सिर्फ संजय राउत को हर चीज के लिए गुनहगार ठहरा रहे हैं। तो मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप शिवसेना का नेता किसे मानते हैं? उद्धव ठाकरे को मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को? देखिए, शिवसेना पार्टी है, उसके नेता तो उद्धव ठाकरे ही है। लेकिन हमारा जो असेंबली में हमारी एक पार्टी रहती है जिसको पार्लियामेंट्री पार्टी बोला जाता है, उसके नेता शिंदे साहब है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, हम सब शिंदे साहब के हैं एमएलए, और हम उनके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार फॉर्म होगी और वो सरकार अच्छा काम करेंगी, और वो कैसे करनी है सरकार उसके बारे में शिंदे साहब तय करेंगे। तो असली शिवसेना फिर कौन सी है दीपक केसरकर जी? आपका वाला गुट या उद्धव ठाकरे वाला? देखिए, असली शिवसेना कौन सी है इसका डिसीजन ना तो फ्लोर ऑफ द हाउस में होता है, ना तो असेंबली में होता है। ये इलेक्शन कमीशन के बाद होता है। और हमारी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है, तो हम सिद्धांतों की लड़ाई हमने लड़ी है, उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और ये हमारे लिए भी बहुत एक क्लेशदायक रही ये लड़ाई कि हमारे नेता ही उनको लीड कर रहे थे। और हमारी जो लड़ाई थी वो एनसीपी और कांग्रेस की जो आघाड़ी बनी है उसके खिलाफ थी। हमें जो सताया गया इस आघाड़ी की तरफ से, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। चलिए, सवाल वो भी है देखिए दीपक जी कि ये सताने का एहसास 2.5 साल के बाद क्यों हुआ आप लोगों को। लेकिन मैं अभी आपसे आगे की बातें जानना चाह रहा हूं। क्या आप लोगों की बातचीत हुई है देवेंद्र फडणवीस साहब से? क्या और कब हुई है बातचीत? क्या बातचीत हुई? हेलो जी, मैं पूछ रहा हूं कि
देवेंद्र फडणवीस साहब से आप लोग की बातचीत हुई है? एकनाथ शिंदे जी की बातचीत हुई है? देखिए, हम तो कुछ बातचीत नहीं करते। हमें बातचीत करने के सब जो अधिकार है वो एकनाथ शिंदे जी को दिए हुए हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दीपक केसरकर को आप सुन रहे थे, एकनाथ शिंदे गुट के हैं, शिवसेना के बागी। हालांकि बार बार वो अभी भी यही कह रहे थे बातचीत के दौरान कि उद्धव ठाकरे को अभी भी अपना वो नेता मानते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट चूंकि बड़ा है, उनके पास ज्यादा विधायक हैं, तो साफ तौर पर उनका यह कहना था कि अब हम जो लोग चाहेंगे सदन में, विधानसभा के अंदर, अब हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी खेमे की तस्वीर। और इस बीच हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? दो चीजें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे हमें बहुत आश्चर्य हुआ। ना तो उसने कोई क्लैरिटी थी, कई मुद्दे उन्होंने स्पर्श नहीं किया, छोड़ दिया। स्पीकर का रोल क्या होगा, गवर्नर का रोल क्या होगा, एंटी डिफेक्शन कानून के तहत जो मामले चल रहे उसका क्या होगा, ये सब छोड़ दिया और एकदम सीधा फ्लोर टेस्ट पे चले गए। गवर्नर साहब चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया। तो ये नहीं, तो एक बात पहले थोड़ा बता दीजिए छोटे में, कि कांग्रेस क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इसको आप खारिज कर रहे हैं? खुश नहीं इस फैसले से? खारिज नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, एक पार्टी की मीटिंग कल होगी, तो मैं अपना निजी विचार बता रहा हूँ। मतलब हमें बहुत आश्चर्य हुआ इस फैसले से कि ना उसमें कोई क्लैरिटी थी और कोई उन्होंने अंतिम कोई फैसला लिया कि एंटी डिफेक्शन कानून का क्या होगा, स्पीकर का रोल का क्या होगा, जो लोग बागी विधायक पार्टी छोड़ के गए थे उन पे निष्कासन की जो कार्रवाई चल रही थी उसका क्या होगा, इसका कोई भी जो गवर्नर साहब ने जिस जल्दबाजी में रात को 9-10 बजे विपक्ष के नेता मिले, उसके कुछ मिनटों में ही उन्होंने पत्र दिया कि कल ही 24 घंटे के अंदर। पृथ्वीराज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद कुछ दिक्कत आ गई है। आप कांग्रेस के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें आश्चर्य है। जाहिर तौर पर जो तमाम घटनाक्रम है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, उसके बाद एक बात अब साफ है कि देवेंद्र फडणवीस अब अगले मुख्यमंत्री सूबे के बनने जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इस खेमे में किस तरह की खुशी है, किस तरीके की हलचल है। और दूसरी जो तस्वीर है, दूसरा वीडियो है, ये तमाम, और जयंत पाटिल कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। राष्ट्रवादी के नेता आदरणीय पवार साहब और राष्ट्रवादी हमारी इस सरकार में, हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब की सरकार के आखिरी क्षण तक उनको मदद करते थे। जो भी चाहिए वो उनकी मदद करने की तैयारी हमारी थी। हम सब उनके साथ आखिर तक थे। आदरणीय पवार साहब ने ये सरकार बनाई है और इसीलिए राष्ट्रवादी के जो एमएलए है उनके ऊपर भी अन्याय हो रहा था, ऐसा नहीं था हो नहीं रहा था। लेकिन एक बार पवार साहब ने ये सरकार बनाई है, इसीलिए हमारे विधायक भी जो भी था उसमें समाधान व्यक्त करते काम करते थे। और अभी पवार साहब और हमारी राष्ट्रवादी ने आखिर तक उद्धव ठाकरे साहब को सपोर्ट किया। अब उन्होंने आज जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया और उन्होंने अपना मनोगत भी फेसबुक के माध्यम से आपके सबके सामने रखा। क्या आप लोग ग्रुप में लिया था कि आप लोगों को जानकारी थी वो इस्तीफा देंगे फेसबुक लाइव के दौरान ही, और आप लोगों से पवार साहब से बात की थी कि सरकार तो नहीं, ऐसी कोई चर्चा हुई थी ये मालूम नहीं था। हमने भी फेसबुक पे ही देखा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या आप लोगों को भी इस्तीफा दे दिया है आप लोगों ने भी उसके बाद ही मालूम पड़ा आप लोगों को फेसबुक लाइव के दौरान ही? हाँ, हमने वो थोड़ा सा शाम को जब मंत्रालय। हाँ सर, तो अपने सहयोगियों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया उद्धव ठाकरे ने। आप सुन रहे थे एनसीपी के नेता को, उनका यह कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस्तीफा दे देंगे उद्धव ठाकरे। और ये आप देख रहे हैं किस तरह की हलचल नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ सियासी घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता की बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है और बीजेपी की दरअसल जहां बैठक हुई थी वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां मीडिया को संबोधित किया जाएगा। वहां पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं बड़ी संख्या में।
और बीजेपी की जो बैठक हुई उसके बाद प्रेस वार्ता का यह कार्यक्रम नजर आता है। और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण ऐलान इस बैठक में जो फैसला लिया गया उसके बारे में किया जाएगा अभी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।